हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी। जैसा पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की। और याद रखिए, जो भी यहाँ क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं सब चैप्टर वाइज दिए जा रहे हैं, इसलिए जो भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं बहुत ही ध्यान से इसको आप देखें। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में प्रचलित लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो याद रखिएगा, भारत में जो प्रचलित है लिंगानुपात ज्ञात करने का जो सूत्र वो है महिलाओं की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणे 100। ये जो हमारा है ये भारत में प्रचलित है लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो हमारे यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, भारत में प्रचलित लिंगानुपात ज्ञात करने का जो सूत्र है वो महिलाओं की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणे 100 है। ठीक, फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वर्तमान समय में विश्व का जनसंख्या कुल लिंगानुपात कितना है। तो मतलब वर्तमान समय में जो विश्व की कुल जनसंख्या है उसका लिंगानुपात कितना है, तो जानते रहिएगा वो है टोटल आपका ऑप्शन नंबर बी 1000 पुरुषों पे 960 महिलाएं हैं। ठीक, ये लिंगानुपात है, मतलब ये जो दिया गया है 960 महिलाओं की संख्या है और 1000 किसकी है, पुरुषों की। तो पूरे विश्व में 1000 पुरुष अगर मान लिया जाए तो महिलाएं कितनी हैं, 960। ठीक, इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है। याद रखिएगा, अगर हम मान लें कि पुरुषों की संख्या कितनी है 101.7, अगर क्या है पुरुष हैं, इस तरह से भी हो सकता है ऑप्शन में आ जाए। तो याद रखिएगा, इसके पीछे फिर 100 महिलाएं आपको मिलेंगी, स्त्रियां फिर कितने मिलेंगी आपको, 100 स्त्रियां मिलेंगी। तो चाहे ऑप्शन इस तरह से आ जाए 101.7 पुरुष पे कितनी हैं 100 महिलाएं हैं, या फिर 1000 पुरुष अगर हैं तो 960 महिलाएं हैं। ठीक, फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है। इसका मतलब कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा है और पुरुषों की संख्या वहाँ पे कम है। जानते रहिएगा वो देश है आपका, ये जानते रहिएगा टालविया है। टालविया जो है ना आपका, यहाँ पे महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, पुरुषों की संख्या कम है। तो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है, तो वो कहाँ पे है, टालविया का है। अच्छा, अगर कहें कितना है तो याद रखिएगा, अगर महिलाओं की संख्या यहाँ कितनी है, स्त्रियों की संख्या यहाँ पे है कितनी 100, तो पुरुष आपको यहाँ जो मिलेंगे वो केवल मिलेंगे कितने 85 मिलेंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो कह सकते हैं यहाँ महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। तो लिंगानुपात कहाँ पे सर्वाधिक पाया जाता है, टालविया का है। अगर महिलाएं कितनी हैं 100 हैं तो वहाँ पुरुष आपको 85 ही मिलेंगे। ठीक, फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोपीय देश में लिंगानुपात अनुकूल होने का मुख्य कारण है। तो जो यूरोपीय देश है उसमें लिंगानुपात अनुकूल होने का जो मुख्य कारण है वो क्या है, तो जानते रहिएगा वो है पुरुषों का उत्प्रेवास। ठीक, पुरुषों का जो है उत्प्रवास जो है यही मुख्य कारण है लिंगानुपात अनुकूल होने का। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो बी होगा, हमारा बी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि यूरोपीय देश में लिंगानुपात अनुकूल होने का जो मुख्य कारण है वो पुरुषों का उत्प्रवास है। ठीक, फिर देखिए आ जाएंगे हमारा 5th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोप के बाल्टिक देशों में किसे इस श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है। मतलब जो भी ये डिस्कशन चल रहा है लिंगानुपात में, इसमें कौन सा यूरोपीय बाल्टिक देश है जिसको शामिल नहीं किया गया है। तो जानते रहिए कि जिसको शामिल नहीं किया है वो है डेनमार्क। डेनमार्क दिखे है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में, तो हमारे यहाँ डी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या पिरामिड में क्या दर्शाया जाता है। जो जनसंख्या पिरामिड होता है इसमें क्या दर्शाया जाता है, तो याद रखिएगा जनसंख्या पिरामिड में जो दर्शाया जाता है वो दर्शाया जाता है आयुलिंग संरचना। और आयुलिंग संरचना देखिए है ऑप्शन नंबर डी में है, तो हमारे यहाँ डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जनसंख्या पिरामिड में आयुलिंग संरचना दर्शाई जाती है। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लिंगानुपात के प्रतिकूल होने के पीछे किन कारणों को जिम्मेदार माना जाता है। तो याद रखिएगा, लिंगानुपात के प्रतिकूल होने के पीछे जिन कारणों को ये कह सकते हैं कि जिम्मेदार माना जाता है वह कारण है आपका भ्रूण हत्या, रूढ़िवादी परंपरा और घरेलू हिंसा। ये सभी माने जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो डी हो जाएगा इसको राइट आंसर हम मान लेंगे। याद रखिएगा, लिंगानुपात के प्रतिकूल होने के पीछे जो जिन कारणों को जिम्मेदार माना जाता है वो भ्रूण हत्या भी है, रूढ़िवादी परंपरा भी है और घरेलू हिंसा भी। इसका मतलब कि जो ऐसे कह सकते हैं जहाँ पे महिलाओं की संख्या क्यों कम पाई जाती है उसके पीछे कई कारण होते हैं। एक तो हो गया भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या क्या मतलब, जैसे आप देखते होंगे पहले बहुत, अब तो खैर बहुत कम हो चुका है, बट पहले क्या होता था कि अगर ये पता हो जाता था कि जो गर्भ में एक का है लड़की है, गर्ल है, तो उसको गर्ल में ही क्या करते थे, उसको कह सकते हैं उसको मार दिया जाता था लड़के की चाह में। तो एक तो भ्रूण हत्या हो गई। दूसरी क्या है, रूढ़िवादी परंपरा। उन्हें क्यों माना जाता था, एक रूढ़िवादी परंपरा भी, पुरानी परंपरा थी कि लड़कों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाएगा, लड़कियों को कम दिया जाएगा, ये भी एक कारण था। और दूसरा क्या है, तीसरा क्या है,
घरेलू हिंसा भी एक कारण है इसके पीछे। ठीक, फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाल वर्ग में किस आयु की जनसंख्या को शामिल किया जाता है। तो याद रखिएगा, बाल वर्ग में जिस आयु की जनसंख्या को शामिल किया जाता है वह है 0 से लेकर 14 वर्ष। 0 से लेकर 14 वर्ष जो है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारा डी नंबर यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है आपको कि बाल वर्ष में 0 से लेकर 14 वर्ष की आयु की जनसंख्या को शामिल किया जाता है। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात हैं के लिंग अनुपात को निम्न किया है। इसका मतलब ये है कि वह कौन सी चीज़ है जिसने संयुक्त अरब अमीरात की लिंग अनुपात को निम्न किया है, ये कौन से कारण हैं। तो याद रखिएगा, वह जो कारण है वह है पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। यह जो है ना ये मुख्य कारण है इसका, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर ए होगा, हम ए नंबर को यहाँ पे क्लिक कर देंगे। आपको याद रखना है कि संयुक्त अरब अमीरात है कि लिंग अनुपात को निम्न किया है जिस वजह से, जिसने, वह क्या है, वह है पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। ठीक, फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब देखिए हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। तो याद रखिएगा, वह जनसंख्या जो कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है वह है 15 से 59 साल, और 15 से 59 देखिए है ऑप्शन नंबर डी में है, तो हमारे यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि वह जनसंख्या जो कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है उसे 15 से 59 साल के बीच में माना गया है। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश की जनसंख्या पिरामिड का आकार त्रिभुजाकार नहीं होगा। मतलब किस देश, वो कौन सा देश है जिसकी जनसंख्या का पिरामिड का आकार त्रिभुजाकार नहीं होगा। वह देश है जापान। याद रखिएगा, जापान जो है यहाँ की जो जनसंख्या है, इस जनसंख्या का पिरामिड का आकार त्रिभुजा आकार नहीं होगा। ये आपको याद रखना है कि वह देश जिसकी जनसंख्या के पिरामिड का आकार त्रिभुजा आकार नहीं होगा वह जापान है। ठीक, फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हासमान जनसंख्या वाले देशों के आयु लिंग पिरामिड का आधार होता है। तो जो हासमान जनसंख्या वाले देश होते हैं उसके आयु लिंग पिरामिड का जो आधार होता है वो क्या होता है। तो जानते रहिएगा, उसका जो आधार होता है वो होता है संकीर्ण, और संकीर्ण दिखे है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि हासमान जनसंख्या वाले देशों के आयु लिंग पिरामिड का आधार जो होता है वो संकीर्ण होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आ जाएंगे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश का आयु लिंग पिरामिड शुंडाकार होता है। तो याद रखिएगा, जापान देश का आयु लिंग पिरामिड शुंडाकार होता है। तो ये कौन होता है, जापान देश का जो आयु लिंग पिरामिड है वो क्या होता है, वो शुंडाकार होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे हो जाएगा, जो आया है यहाँ पे सी, यहाँ पे ऑप्शन हमारा, तो हम सी यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक, फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक क्रियाओं की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तो किसको नहीं रखा जाता है। अब ये प्राथमिक क्रिया क्या होती है, द्वितीयक क्रिया क्या होती है, तृतीयक क्रिया क्या होती है। देखिए इसमें ये बहुत ढेर सारी चीज़ें इसमें आती हैं, अब थोड़ा सा आपको हल्का सा बता दे रहे हैं तो जान लेते हैं। देखिए प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन शामिल किए गए हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में देखिए क्या आता है, कृषि हो गया, वानिकी हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, खनन हो गया और उत्खनन हो गया। ये सभी किसमें हैं, ये सब आते हैं प्राथमिक क्रिया या फिर प्राथमिक क्षेत्रक में, ये सब आते हैं। सेकंड में क्या आता है, द्वितीयक क्रिया में कौन आता है, विनिर्माण का कार्य आता है। और फिर क्या आता है, देखिए तृतीयक में क्या आता है, व्यापार हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, बैंकिंग हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, बीमा हो गया और बैंकिंग, ये सब किस में आते हैं, तृतीयक। और चतुर्थ में क्या आते हैं, चतुर्थ में आता है अनुसंधान और विकास जो होता है, ये किस में आता है, चतुर्थ में। अभी क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्राथमिक क्रियाओं की श्रेणी, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राथमिक क्रिया की श्रेणी में कौन आता है। तो प्राथमिक क्रिया आप देख सकते हैं, सामने दिख रहा है कि प्राथमिक क्रिया में कौन आएगा, मत्स्य पालन आएगा। जो मत्स्य होगा ये हमारा किस में आएगा, प्राथमिक में आएगा। हाँ, अगर खनन की बात करें, खनन किस में आएगा, तो खनन आप देख कर समझ सकते हैं, खनन भी जो हमारा अगर देखें तो खनन भी हमारा किस में आ रहा है, खनन भी हमारा प्राथमिक ही क्रिया में आ जाएगा। ठीक, और अगर बात करें फिर से अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा हमारा किस में जाएगा, ये जाएगा तृतीयक क्रिया में, ये किस में जाएगा, तृतीयक क्रिया में जाएगा। और अगर बात करें पशुपालन किस में जाएगा, डी, तो ये पशुपालन जो आता है ये भी किस में आएगा, ये भी आएगा प्राथमिक क्रिया, तो ये भी प्राथमिक क्रिया हो गया।
ये भी प्राथमिक क्रिया हो गया हमारा, और ये पशुपालन भी क्या है, प्राथमिक क्रिया हो गया। अब ये कह रहा है कि कौन जो है इसमें प्राथमिक क्रिया में नहीं रखा जा सकता, तो जिसको नहीं रखा जा सकता है वो कौन है, खनन। खनन नहीं है हमारा, कौन जाएगा यहाँ पे, ये जाएगा हमारा शिक्षा, क्योंकि शिक्षा किस में जाता है, ये तृतीयक क्रिया में जाता है, और तृतीयक क्रिया में जाने की वजह से इसे प्राथमिक में नहीं रखा जा सकता। तो मे भी आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि फिर से बता दे रहे हैं। देखिए प्राथमिक क्रिया में कौन कौन आता है, कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन और उत्खनन, ये सब प्रथम में आते रखे गए हैं। द्वितीयक में कौन सा रखा गया है, दूसरे में रखा गया है किसको, विनिर्माण को रखा गया है। तृतीयक क्रिया में किसको रखा गया है, व्यापार को रखा गया है, परिवहन को रखा गया है, संरक्षणा, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा और बैंकिंग। और चौथे में किसको रखा गया है, अनुसंधान और विकास। और क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि प्राथमिक क्रियाओं की श्रेणी में किसे नहीं रखा जा सकता, तो शिक्षण जो शिक्षा का कार्य है ना, किसको रखा गया, इसमें तृतीयक में रखा गया है, इसे प्रथम में नहीं रखा जा सकता। तो मे भी आपको यहां समझ में आ गया होगा। 15 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रामीण संगठन में अधिकतर लोग जो होते हैं वो किन व्यावसायिक कार्यों से जुड़े रहते हैं। तो कौन से व्यावसायिक कार्य से जुड़े रहते हैं, प्रथम से, द्वितीय से, तृतीय से या चतुर्थ से। अब देखिए यहाँ आपको बताया गया था प्रथम में कौन कौन रखे गए हैं, कृषि हो गया, वानिकी हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य हो गया, मुर्गी पालन, खनन और उत्खनन। तो अगर देखा जाए तो जो ग्रामीण लोग होते हैं वो कृषि से ज़्यादातर जुड़े होते हैं। कृषि किस में आते हैं, प्रथम में। इसका मतलब कि यहाँ जो आंसर हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा प्रथम। तो प्रथम हो जाएगा, प्रथम क्षेत्र से जुड़े होते हैं कौन लोग, जो ग्रामीण संगठन के अधिकतर जो लोग होते हैं किस व्यवसाय से जुड़े होते हैं, प्रथम। प्रथम में कौन कौन आते हैं एक बार फिर से बता दे रहे हैं आपको। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है कि प्राथमिक कार्य क्षेत्र में किसको किसको रखा गया है, कृषि हो गया, वानिकी हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, खनन उत्खनन हो गए। और द्वितीयक कार्य क्षेत्र में किसको रखा गया है, विनिर्माण को रखा गया है। तृतीयक कार्य क्षेत्र में किसको रखा गया, व्यापार हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, बैंकिंग हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया और बीमा हो गया। और अगर बात करें चतुर्थ कार्य क्षेत्र में किसको रखा गया है, तो अनुसंधान को रखा गया और विकास को रखा गया है। और हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रामीण संगठन में अधिकतर लोगों के व्यावसायिक कार्य किस कार्य से जुड़े रहते हैं। तो जो हमें पता है ग्रामीण क्षेत्र में लोग किससे जुड़े रहते हैं, कृषि हो गया, पशुपालन, मत्स्य पालन। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रथम कार्य क्षेत्र से लोग जुड़े रहते हैं। तो हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में किस देश में कृषि कार्य में महिलाओं की सहभागिता अधिक है। मतलब कौन सा देश है जिसमें कृषि कार्य में महिलाएं बहुत आगे बढ़ चढ़ कर क्या रोल प्ले करती हैं। तो जानते रहेगा वह देश है भारत देश। भारत देश में महिलाएं जो होती हैं कृषि कार्य के कार्यों में बहुत बढ़ चढ़ कर अपनी भूमिका निभाती हैं। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रामीण नगरी संगठन में किसे शामिल किया जाता है। तो जो ग्रामीण नगरीय जो संगठन होते हैं उसमें किसे शामिल किया जाता है, तो याद रखिएगा जो शामिल किया जाता है वो है व्यावसायिक संरचना, आयुलिंग संगठन और विकासीय स्तर, ये सभी को शामिल किया जाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि ग्रामीण नगरीय संगठन में जिसे शामिल किया जाता है वो सभी हैं, व्यावसायिक संरचना भी होती है, आयुलिंग संगठन भी होते हैं और साथ ही साथ विकासीय स्तर भी होता है। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष अधिक निवास करते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से वो कौन सा देश का किस देश में ग्रामीण क्षेत्र में पुरुष अधिक निवास करते हैं। इसका मतलब ये है कि वह कौन सा देश है जहां पर पुरुष जो होते हैं ज़्यादातर गांव की ही तरफ ज़्यादा रहते हैं। तो वो कौन सा देश है जहां के पुरुष ज़्यादातर गांव की तरफ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, ज़्यादातर रहते हैं। तो याद रखिएगा वह देश है नीदरलैंड। नीदरलैंड में जो पुरुष होते हैं ना वहाँ के वो सब जो होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में रहना उन्हें ज़्यादा पसंद होता है, वो ज़्यादा वहाँ रहना पसंद करते हैं। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नगरीय संगठन में किस प्रकार के कार्यों को विशेष प्राथमिकता नहीं दी जाती। जो नगरीय संगठन होते हैं उसमें किस प्रकार के कार्यों को विशेष प्राथमिकता नहीं दी जाती है। तो याद रखिएगा जो उन्मोत्पादन जो है ना, उन्मोत्पादन जो होता है इसको बहुत ज़्यादा विशेषता नहीं दी जाती। तो नगरीय संगठन में जानते रहेगा उन्मोत्पादन कार्यों को विशेष प्राथमिकता नहीं दी जाती। और किसको प्राथमिकता दी जाती है, उद्योगों को प्राथमिकता दी जाती है, व्यापार को प्राथमिकता दी जाती है, विनिर्माण को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन अन्नोत्पादन को बिल्कुल भी प्राथमिकता नहीं दी जाती। ठीक, फिर आ जाएंगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
पश्चिमी देशों के नगरीय क्षेत्र में महिलाओं की संख्या अधिक क्यों पाई जाती है? जो पश्चिमी देश होते हैं उसके नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या अधिक क्यों पाई जाती है, उसका मुख्य कारण क्या है? तो देखिए ऑप्शन ए में आया है आर्थिक रूप से निर्भरता, क्योंकि वहाँ की महिलाएं आर्थिक रूप से निर्भर होती हैं, इसलिए बिल्कुल सही है। फिर कह रहे हैं सकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण, क्योंकि उनके लिए जो सामाजिक दृष्टिकोण होता है बहुत सकारात्मक, उनके लिए बहुत पॉजिटिव होता है, इसलिए पाई जाती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। फिर कहें महिलाओं का ही तीव्र प्रवास, क्योंकि महिलाओं का तीव्र प्रवास वहाँ पे है, इसलिए ये सारी चीज़ें हैं, तो ये भी बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि पश्चिमी देशों के नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या अधिक पाई जाती है। इसके कारण क्या है? पहला है कि आर्थिक रूप से निर्भर होती हैं वो, दूसरा क्या होता है? सकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण उनको मिलता है, तीसरा क्या है? महिलाओं का ही तीव्र प्रवास वहाँ पे पाया जाता है। ठीक, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी होगा इसको हम क्या कर देंगे? राइट आंसर मान लेंगे। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। कह रहा है कि भारत में साक्षर गणना के अंतर्गत किस आयु तक के व्यक्तियों को शामिल किया जा सकता है? जो भारत में साक्षर गणना के अंतर्गत जो व्यक्तियों को शामिल किया जाता है वो कह रहे हैं किस आयु तक शामिल किया जा सकता है? तो याद रखिएगा, देखिए ऑप्शन क्या आया है? ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। तो आपको याद रखना है कि भारत में साक्षर गणना के अंतर्गत 7 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को, याद रखिएगा, व्यक्तियों को शामिल किया जा सकता है। तो आपको याद रखना भारत में साक्षर गणना के अंतर्गत 7 वर्ष से अधिक आयु तक के व्यक्तियों को शामिल किया जा सकता है। 7 वर्ष की बात ऑप्शन नंबर सी में है, तुम्हारे यहाँ सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए इसमें क्या कह रहा है? कूट मैच करने के लिए आया है यहाँ पे। देखिए कह रहा है नीचे दिए गए कूट एक से सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 हमारा ये है और सेकंड हमारा ये है। पहले से दूसरे को हमें क्या करना है? मैच कराना है। अब देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए में है अल्प विकसित देश। तो अल्प विकसित देश इन सभी में कौन है? इटली, चाड या फिर इरिट्रिया या फिर ब्राज़ील, या फिर विकासशील देश कौन सा है? विकसित देश कौन सा है? या पिछड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? ये इन चारों में हमें क्या करना है? इसमें मिलान करना है। ठीक, तो याद रखिएगा इन चारों की अगर बात करें, जो अल्प विकसित जो देश में आएगा, जो देश यहाँ आएगा वह है इरिट्रिया। और इरिट्रिया देखिए आया है ऑप्शन नंबर हमारा आया है यहाँ पे 3 में, तो हम यहाँ 3 पे क्लिक कर देंगे। याद रखिएगा अल्प विकसित देश जो माना गया है वो इरिट्रिया यहाँ पे आ जाएगा। अगर बात करें विकासशील देश कौन सा है, तो विकासशील देश याद रखिएगा वो जो है वो आएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील को विकासशील देश माना जाता है। अगर बात करें विकसित देश कौन सा है, तो विकसित देश जानते रहेगा इटली जो है एक विकसित देश है। और पिछड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है, तो एक ही बच रहा है ऑप्शन, वो कौन है? चाड। चाड जो क्या है, एक ये है आपका पिछड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाता है। अब अगर ये बात करें एक कूट में जो यहाँ दिया गया ऑप्शन, इसको मैच कराना है तो कौन सा यहाँ ऑप्शन जाएगा? तो हम यहाँ मिला सकते हैं, ए को मिलाना है किससे? 3 ए का 3 अगर देखें तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा कौन सा है? ये सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए को हमने मैच किया है किससे? 3 से, बी को हमने मैच किया है किससे? 4 से, और सी को हमने मैच किया है 1 से, और डी को हमने मैच किया है 2 से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन क्या कह रहा है क्वेश्चन? पहला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है कि अनुकूलतम लिंगानुपात में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से होती है। स्त्रियों की संख्या पुरुषों से होती है, मतलब स्त्रियों की संख्या को पुरुषों की संख्या से तुलना किया जाता है। तो ये तो बिल्कुल हमारा ऑप्शन क्या है? सही है। फिर देखिए कह रहा है हासमान जनसंख्या विकसित देशों की सूचकांक माना जाता है, ये गलत हो गया। आयु लिंग संरचना पिरामिड द्वारा जीवन प्रत्याशा को भी दर्शाता है, ये भी गलत है। हमारा एक ही यहाँ ऑप्शन सही है, वो है अनुकूलतम लिंगानुपात में स्त्रियों की जो संख्या होती है पुरुषों की तुलना से पुरुषों की संख्या से क्या होती है, उसमें तुलना की जाती है। और यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही है, और इसमें आया है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? हमें असत्य जो भी यहाँ कथन है उसको हमें बताना है। इसका मतलब 3 इसमें से सही है, कोई एक ऑप्शन इसमें से गलत है। पहला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है कि साक्षरता गणना में अंकगणित परिकलन को समझने हेतु मापदंड के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो साक्षरता गणना में अंकगणित परिकल्पना को समझने हेतु मापदंड के रूप में स्वीकार किया जाता है, यह बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन। फिर कह रहा है कि भारत में भ्रूण हत्या कृषि प्रधान राज्यों में अधिक होती है, ये भी हमारा ऑप्शन क्या है? सही है। फिर कह रहा है कि अफ्रीका के अधिकतर देशों में लिंगानुपात बहुत कम पाया जाता है, ये गलत है, बल्कि बहुत ज़्यादा पाया जाता है। फिर कह रहा है कि लिंगानुपात आर्थिक व सामाजिक सुधार का सूचकांक माना जाता है, ये भी हमारा ऑप्शन क्या है? सही है। तो हमारा गलत जो
जो ऑप्शन है कौन सा है, वो है ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी जो होगा हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बोला गया है कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य जो होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे हम मान लेंगे। ठीक, फिर देखिए आ जाएंगे, हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, किसको कौन यहाँ पे आपस में मैच नहीं कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हमने अभी इससे पहले हम बता चुके हैं, आपको 2 बार बता चुके हैं कि प्राथमिक क्रिया में कौन कौन से व्यवसाय या कौन कौन से उसमें जीविका के साधन को माना गया है, द्वितीयक में कौन है, तृतीयक में कौन है, चतुर्थ में कौन है। उसी की बात देखिए फिर से आ गई है। अभी देखिए यहाँ पे ऑप्शन 1 2 3 4, फर्स्ट में देखिए प्राथमिक क्रिया में कृषि वानिकी मत्स्य हो गया, तो आपको बताया गया था कि प्रथम में कृषि वानिकी पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन और उत्खनन, इन सभी को शामिल किया गया है। ये तो हमारा क्या है, एकदम मैच कर रहा है। फिर द्वितीयक क्रिया में आया है अवसंरचना निर्माण, तो आपको बताया गया संरचना विनिर्माण या संरचना निर्माण तो द्वितीयक में होता ही है, ये बिल्कुल सही है। फिर बताया गया देखिए तृतीयक क्रिया में इसमें बताया गया अनुसंधान सूचना प्रौद्योगिकी, और अनुसंधान सूचना प्रौद्योगिकी जो होता है ना, ये चौथे में आता है, ये फोर्थ में आता है, और ये तीसरा में लिखा गया है, यही हमारा क्या है यहाँ पर मिस्टेक है। और चतुर्थ में देखिए क्या है, वैचारिक विकास शोध संबंधी गतिविधियां, ये भी चौथे में ही शामिल की गई हैं, इसलिए ये तो हमारा बिल्कुल सही है। केवल इसमें गलती कौन सी है, हमारा तीसरा ऑप्शन इसमें क्या है, गलती इसमें की गई है, तीसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसमें रॉन्ग है, यही सुमेलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम सी को यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो मे भी आपको यहाँ पे सारी चीज़ समझ में आ रही होगी। देखिए अगर आपने इससे पहले इस चैप्टर को नहीं पढ़ा होगा तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको बहुत टफ भी लग रहे होंगे कि कैसे ये तैयार होंगे, कैसे इसको देखिए तैयार करने के लिए आपको इसको बार बार वॉच करना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें याद करने वाली चीज़ें नहीं, केवल समझने वाली चीज़ें हैं। जब कोई भी चीज़ आप बार बार देखते हैं तो कई बार चीज़ें होती है, सुनते सुनते आपको चीज़ें याद हो जाती हैं। ठीक, तो चलिए आज के लिए क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं। और हाँ, अगर आपको सारी चीज़ क्लियर हो रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।